हे एवरीवन, वेलकम टू सरकारी अर्ट वंस अगेन। तो इस वीडियो में जो है मैं आप सभी के साथ एक इंपॉर्टेंट डिस्कशन करने वाला हूं, जो कि उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी, जिसे हम शॉर्ट में यूपीएसएमएफएसी बोलते हैं, तो उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो बेसिकली ये चीज़ है क्या, इससे आपको कहाँ पर एडमिशन मिलता है, किन कोर्सेज में एडमिशन मिलता है, वो सभी चीज़ें हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो पहले मैं आपको एक बार ब्रीफ में बता देता हूँ, सो दैट आप आगे वीडियो कंटिन्यू करने से पहले आप ये डिसाइड कर पाओ कि आपको ये वीडियो पूरा देखना है या नहीं देखना है। ठीक है, तो देखो, यूपीएसएमएफएसी जो है वो मतलब एक तरीके का आप यूनिवर्सिटी या ऑर्गेनाइजेशन समझ सकते हो, जो कि यूपी में है और एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, तो ये जो मतलब आपका जो प्रोसेस है पूरा कंडक्ट करवाती है आपके डिप्लोमा कोर्सेज में एडमिशन के लिए। ठीक है, तो जो पैरामेडिकल कोर्सेज होते हैं उनका जो डिप्लोमा होता है, तो अगर आपको उसमें एडमिशन लेना है तो उसका जो भी सिलेक्शन प्रोसेस है, प्रोसीजर रहता है, काउंसलिंग रहती है, वो यूपीएसएमएफएसी के थ्रू होता है। ठीक है, तो यूपी में आपके जितने भी गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेजेस हैं उसमें जहां पर भी डिप्लोमा कोर्सेज में एडमिशन होगा पैरामेडिकल के डिप्लोमा में, ठीक है, तो वो आपका जो है इसी के थ्रू रहता है। और इसमें कुछ अच्छे कॉलेजेस भी हैं, जैसे कि आपने केजीएमयू लखनऊ का नाम सुना होगा, तो वहां पर भी जो आपके डिप्लोमा कोर्सेज में एडमिशन होता है वो इसी के थ्रू रहता है। ठीक है, और भी बहुत अच्छे अच्छे कॉलेजेस हैं, उसके बारे में अभी मैं आगे डिस्कस करूंगा, तो आप वीडियो को जो है पूरा एंड तक एक बार देख लेना, सो दैट आपको जो है सारी इंफॉर्मेशन क्लियर हो जाए। ठीक है, तो हम लोग डिस्कस करेंगे सभी चीजें कि एलिजिबल कौन रहता है, कितनी टोटल सीट्स हैं, कौन कौन से कोर्सेज हैं, कौन से कॉलेजेस हैं, कहां पर है, कौन एलिजिबल है, ये सभी चीजें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। और इसका एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट नहीं होता है, इसका जो सिलेक्शन होता है ये आपके 12th क्लास के मार्क्स के बेसिस पर होता है। ठीक है, तो 12th क्लास में जो भी आपके मार्क्स आए हैं उसकी एक मेरिट बनती है, मेरिट लिस्ट बनाई जाती है। उसके बाद जो है आपकी काउंसलिंग होती है, जिसमें आपको चॉइस फिलिंग करनी होती है कि आपको कौन सा कॉलेज जो है वो पहले नंबर पे चाहिए, कौन सा दूसरे नंबर पे, इस तरीके से आप चॉइसेस फिल करते हो। उसके बाद आपको अपने मार्क्स के अकॉर्डिंग जो भी आपकी रैंक होती है, मतलब जो मेरिट लिस्ट बनाई जाती है उसके अकॉर्डिंग आपको अपना कॉलेज या सीट मिल जाता है। ठीक है, तो ये काफ़ी सही चीज़ है, आप इसमें अप्लाई कर सकते हो और इसको एक बैकअप ऑप्शन की तरह आप रख सकते हो। मतलब आप ये सोचते हो कि अगर आप कई जगह पर ट्राई कर रहे हो, बीएससी नर्सिंग कोर्स के लिए ट्राई कर रहे हो, आपका सपोज वहाँ पर सिलेक्शन नहीं हो पा रहा और आप फिर से एक बार ड्रॉप नहीं लेना चाहते, या फिर जो भी फ्रेशर्स हैं वो ड्रॉप नहीं लेना चाहते, तो इसको एज अ बैकअप ऑप्शन रख सकते हो, क्योंकि इसमें भी काफ़ी अच्छे अच्छे कोर्सेज हैं। ठीक है, तो अब डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। और बाकी चैनल पर अगर नए हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना, सो दैट फ्यूचर में जब इसका नोटिफिकेशन आएगा, ऑफिशियल नोटिफिकेशन, और उसके बाद इसका एप्लीकेशन फॉर्म वगैरह कैसे फिल करना होगा उस पर मैं आपको इन्फॉर्मेशन टाइम टू टाइम देता रहूँगा। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी, ये मैंने बता दिया, यूपीएसएमएफईसी इसको शॉर्ट में बोलते हैं। ठीक है, और ये लिखा है संयुक्त पैरामेडिकल प्रवेश परीक्षा। ठीक है, तो कॉमन पैरामेडिकल जो आपका मतलब ये एंट्रेंस एग्जाम होता है, तो ये आपका जो है 2022-23 के लिए आपका इन्फॉर्मेशन जो ब्रोचर है वो मैंने स्क्रीन पर ओपन कर रखा है। ठीक है, तो उसी के थ्रू मैं आपको इन्फॉर्मेशन बताने वाला हूँ। बाकी इसमें कुछ भी चेंजेस आते हैं इसके सिलेक्शन प्रोसेस में, तो जब इसका 2023-24 वाला नोटिफिकेशन आएगा तब मैं आपको जरूर इन्फॉर्म कर दूंगा। लेकिन अभी हम यही सोचकर चल रहे हैं कि जो सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा जिस तरीके से पिछले सालों में होता रहा है उसी तरीके से इस बार भी होगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो है प्रवेश केवल विज्ञान वर्ग, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान या गणित के अभ्यर्थियों का ही होगा, कोई प्रवेश परीक्षा या साक्षात्कार नहीं लिया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो है सिर्फ साइंस स्ट्रीम के स्टूडेंट्स एलिजिबल रहते हैं। आपने अगर अपना क्लास 12 पीसीबी या फिर पीसीएम किसी भी स्ट्रीम से किया हो तो आप इन कोर्सेज के लिए एलिजिबल हो। और साफ साफ यहाँ पर लिखा है कि कोई भी परीक्षा यानी कि कोई भी एग्जाम जो है यहाँ पर कंडक्ट नहीं करवाया जाएगा। ठीक है, और बाकी उसके नीचे यही सब लिखा है, और ये नीचे लिखा हुआ है कि 40% से कम अंक के अभ्यर्थी आवेदन नहीं कर सकते। तो इनकेस आपके क्लास 12 में अगर 40% मार्क्स से कम मार्क्स हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं हो। ठीक है, अब मैं आपको एक बार थोड़ा सा आइडिया दे देता हूं कि अगर सपोज आपको कोई भी गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए तो मिनिमम आपकी क्लास 12 में कितनी परसेंटेज होनी चाहिए जिसपे आपको कॉलेज मिल जाएगा। ठीक है, तो अगर सपोज आपके मिनिमम 70% मार्क्स हैं 12th में, तो आप जो है एक्सपेक्टेशन लगा सकते हो कि आपको एक गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा इसके थ्रू। ठीक है, बाकी फीस वगैरह इतनी ज्यादा नहीं है, आई थिंक 25,000 रुपए जो है वो एक सेमेस्टर की है या एक साल की है, वो भी अभी मैं नीचे चेक करके बता दूंगा। ठीक है, और मैंने बता दिया कि अगर आपकी 70% मिनिमम मार्क्स है तो आप इसमें जरूर अप्लाई करना, आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकता है। ठीक है, और उसके बाद जो है
ये लिखा है कि प्रवेश 10वीं तथा 12वीं के प्राप्तांकों के प्रतिशत के नॉर्मलाइजेशन के आधार पर योग्यता सूची के अनुसार होगा। ठीक है, तो 10th के मार्क्स भी शायद इसमें ऐड ऑन किए जाते हैं, ये मैंने अभी देखा, मेरे को अभी याद नहीं था। तो 10th और 12th दोनों के मार्क्स का जो है आपका एवरेज, उसके बेसिस पे जो आपका मेरिट लिस्ट बनाया जाता है। ठीक है, और उत्तर प्रदेश में निर्धारित आरक्षण के नियमों का पालन किया जाएगा। तो जो भी आपके रिजर्वेशन के रूल्स हैं, ओबीसी एससी एसटी जो भी कैटेगरीज होती हैं, तो वो आपके यूपी के जो भी रूल्स हैं उनके अकॉर्डिंग इसको फॉलो किया जाएगा। ठीक है, अब कुछ स्टूडेंट्स का हो सकता है ये एक डाउट आ रहा हो कि क्या अदर स्टेट के कैंडिडेट्स एलिजिबल हैं। तो अदर स्टेट के कैंडिडेट्स एलिजिबल हैं या नहीं, वो अभी हम लोग आगे देखते हैं। ठीक है, तो वो हम लोग जो है अभी नीचे देखेंगे। बाकी इसकी जो एप्लीकेशन फॉर्म की फीस है वो 1000 रुपीज़ से प्रीवियस ईयर इस साल भी लगभग इतनी रहेगी। अगर इंक्रीमेंट आता है तो 100-200 रुपये का इंक्रीमेंट आ जाएगा। ठीक है, और बाकी इसमें जो भी डिटेल्स आपको फिल करनी होती है बिल्कुल एक्यूरेटली फिल करनी होती है, क्योंकि बाद में अगर आपकी गलती पकड़ी गई तो फिर आपको एडमिशन नहीं दिया जाएगा। ठीक है ना, तो ये इसका जो है पिछले साल का शेड्यूल था, सितंबर में इसके फॉर्म रिलीज हुए थे, लेकिन इस बार जो है इस साल इतना ज़्यादा लेट नहीं होगा। आप ये मानकर चल सकते हो कि इसके एप्लीकेशन फॉर्म जून तक तो रिलीज हो ही जाएंगे। ठीक है, तो जून तक इसके फॉर्म आ जाएंगे और तब तक जो है आप बाकी एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करते रहो, बीएससी नर्सिंग वगैरह जो भी आप कर रहे हो। ठीक है, जिसकी भी तैयारी कर रहे हो। और तो बीएससी नर्सिंग का जैसे एम्स का भी फॉर्म निकला हुआ है, नीट का फॉर्म सभी ने फिल कर लिया होगा, नहीं करा तो आज उसकी लास्ट डेट है 6 अप्रैल को, तो वो भी आप कर लो। बाकी जो जो फॉर्म निकलते रहते हैं मैं आपको बताता रहता हूँ। बाकी यूपी सीए टीईटी का भी फॉर्म निकला हुआ है, तो वो भी आप फिल कर सकते हो। ठीक है, तो ये चीज़ क्लियर हो गई। और उसके बाद जो है ये इसका शेड्यूल है, इसको तो छोड़ देते हैं, क्योंकि मैंने बता दिया जून तक लगभग जो है आपके फॉर्म यहाँ पर आ जाएंगे यूपीएसएम एफएससी के। और ये काउंसलिंग वगैरह की डेट्स दी हैं, इसको छोड़ देते हैं, क्योंकि इस साल के लिए ये सब चीज़ें जो हैं वो अलग होंगी। ठीक है, तो फीस जो है वो आपकी 24,000 रुपीज़ पर ईयर है। ठीक है, जो 25,000 में बोला था, मेरे को 25,000 याद आ रहा था, तो वो एक साल की फीस है। ठीक है, तो फीस गवर्नमेंट की ही फीस है ये यहाँ पर। और प्राइवेट कॉलेज जो होते हैं इसके, उसमें भी फीस जो वो आपका गवर्नमेंट वाला ही स्ट्रक्चर फीस लगता है। ठीक है, फी का जो स्ट्रक्चर वो गवर्नमेंट वाला ही लगता है। बाकी यहाँ पर ये सीट्स कोर्सेज देख सकते हो। तो पहला आपका डिप्लोमा इन लैब टेक्नीशियन है, जिसे हम लोग DMLT भी बोल देते हैं। फिर डिप्लोमा इन फार्मेसी है, तो डी फार्मा अगर कोई करना चाहता है तो इसके थ्रू कर सकता है। फिर डिप्लोमा इन एक्सरे टेक्नीशियन है, रेडियोथेरेपी टेक्नीशियन है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन टेक्नीशियन है। ब्लड ट्रांसफ्यूजन बेसिकली क्या होता है कि एक पर्सन से दूसरे पर्सन की बॉडी में अगर आप ब्लड ट्रांसफर कर रहे हो तो उसे ब्लड ट्रांसफ्यूजन टेक्नोलॉजी कहा जाता है। फिर सिटी स्कैन टेक्नीशियन हो गया, कार्डियोलॉजी टेक्नीशियन हो गया रिलेटेड टू हार्ट। फिर डायलिसिस टेक्नीशियन हो गया रिलेटेड टू किडनीज। फिर इमरजेंसी एंड ट्रॉमा केयर टेक्नीशियन है, ये भी काफी अच्छा कोर्स है। फिर डिप्लोमा इन MRI टेक्नीशियन है, OT टेक्नीशियन है, ऑप्टोमेट्री है, फिजियोथेरेपी है, सैनिटेशन है, एनेस्थीसिया क्रिटिकल केयर टेक्नीशियन है। फिर डिप्लोमा इन ऑर्थोपेडिक एंड प्लास्टर टेक्नीशियन है। ठीक है, तो सभी की फीस जो है 24,000 रुपये एक साल की है। और सभी का जो कोर्स का ड्यूरेशन रहता है वो 2 साल का रहता है। ठीक है ना, और यहाँ पर सीट्स देख सकते हो, तो सबसे ज़्यादा सीट्स जो है वो आपकी डिप्लोमा इन लैब टेक्नीशियन की है। ठीक है, बाकी प्राइवेट कॉलेजेस की सीट्स का नंबर उस साइड पे लिखा है, बाकी जो पहले कॉलम में लिखा हुआ नंबर ये सभी आपकी गवर्नमेंट सीट्स हैं। ठीक है, तो अब हम लोग आगे चलते हैं। सीट्स के बारे में मैंने दिखा दिया, बाकी अच्छे से देख लेना कहाँ पर कितनी कितनी सीट्स है। अभी मैं कॉलेजेस भी बता दूंगा आपको। क्लियर है, तो एप्लीकेशन फॉर्म जो वो आपका ऑनलाइन ही फिल होगा। बाकी और आगे चलते हैं, यहाँ पर कुछ इतनी खास इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो ये सभी कैटेगरीज के लिए जो है यहाँ पर फीस दे रखी है 1000 रुपीज़। उसके बाद जब काउंसलिंग होती है तो काउंसलिंग की अलग से फीस आपसे 500 रुपीज़ ली जाती है। ठीक है, और उसके बाद जो है ये आपका मतलब प्रोसेस दे रखा है आपको, रजिस्ट्रेशन वगैरह कैसे करना होगा, फोटो वगैरह कैसे अपलोड करना है, ये सब चीज़ें दी गई हैं। ठीक है, तो ये कैटेगरी वगैरह के बारे में हो गया। अब हम लोग नीचे चलते हैं, ये एप्लीकेशन फॉर्म कैसे फिल करना है, बस उसी की सारी इन्फॉर्मेशन दे रखी है। तो जब एप्लीकेशन फॉर्म आएगा मैं आपको बता दूंगा कैसे इसको फिल करना होता है। ठीक है ना, और उसके बाद जो है यहाँ पर लिखा है आरक्षण के संबंध में हाँ, और मिनिमम एज भी देखो यहाँ पर लिखी है कि मिनिमम एज जो है जो आपकी 17 ईयर्स यहाँ पर होनी चाहिए। ठीक है, तो मिनिमम एज जो है 17 ईयर्स होनी चाहिए। कब होनी चाहिए? 31 दिसंबर 2023 तक। अगर आपको यहाँ पर एडमिशन लेना है तो 31 दिसंबर 2023 तक जो है आपकी मिनिमम 17 साल एज कंप्लीट हो जानी चाहिए। ठीक है, और उसके बाद जो है यहाँ लिखा है अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थी उपलब्ध ना होने की स्थिति में ठीक है, ये सब जो छोड़ देते हैं तो रिजर्वेशन के वो सब क्राइटेरिया वगैरह लिखे हुए हैं। ठीक है, और ये मतलब सब कुछ रिजर्वेशन के बारे में दिया है। एक्स आर्मी वगैरह का भी रिजर्वेशन यहाँ दिया जाता है। FF कैटेगरी यानी कि फ्रीडम फाइटर जो है उसका भी मिलता है रिजर्वेशन। ओके, और उसके बाद जो है ये मतलब रूल्स वगैरह दिए हैं कि सपोज OBC की सीटें खाली रह जाती हैं तो उनका क्या होगा, वो अनरिजर्व में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो इस तरीके की चीज़ें यहाँ पर दी हैं, तो इसको अभी समझना हमारे लिए इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है। ठीक है,
और उसके बाद जो है मैं वो चीज़ ढूंढ रहा हूँ कि जहाँ पर मेरे को मिल जाए कि अदर स्टेट के कैंडिडेट्स एलिजिबल हैं या नहीं, तो वो चीज़ एक बार चेक कर लेता हूँ। मे बी शायद ना ही हो अदर स्टेट के कैंडिडेट्स एलिजिबल, ठीक है, लेकिन फिर भी मैं एक बार चेकआउट कर लेता हूँ, ठीक है। और ये मेरिट लिस्ट वगैरह के बारे में इन्फॉर्मेशन दी, काउंसलिंग के बारे में इन्फॉर्मेशन दी है, ठीक है, और ऑनलाइन काउंसलिंग, ऑनलाइन चॉइस फिलिंग, ये सब चीज़ें दी हैं। ये तो सब बात की चीज़ें हैं, ठीक है। फिर ये रिपोर्टिंग से रिलेटेड इंस्ट्रक्शंस दिए, इसको भी छोड़ देते हैं। फिर ये अपग्रेडेशन वगैरह के बारे में दिया। मान लो कि आपको एक कोर्स मिल जाता है, वो आपको इतना पसंद नहीं आ रहा है, आपको अपग्रेड करवाना है, तो वो भी आप फ्यूचर में करवा सकते हो, ठीक है। फिर मॉप अप राउंड है, इसको भी छोड़ देते हैं। ये सब काउंसलिंग की चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई हैं, ठीक है। और सीट आवंटन की प्रक्रिया लिखी है, ठीक है, इसको भी छोड़ देते हैं अभी। और फीस वगैरह के बारे में दिया है कि जब आप काउंसलिंग करवाते हो तो रिपोर्टिंग के टाइम पे आपको जो उससे पहले 5,000 रुपीज़ यहाँ पर जमा करने होते हैं। अब एक बार सीट्स का जो मतलब कॉलेजेस हैं उसके बारे में इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। तो पहला आपका ऑटोनोमस स्टेट मेडिकल कॉलेज है फिरोजाबाद में, गवर्नमेंट, इसमें आपकी 30 सीटें हैं। फिर BRD मेडिकल कॉलेज है गोरखपुर में, गवर्नमेंट, इसमें आपकी 100 सीटें हैं। तो अलग अलग कोर्सेज की सीटें हैं। पहले जो ये कोर्स लिखा हुआ है ये आपका DMLT लिखा है, डिप्लोमा इन लैब टेक्नीशियन। तो ये सभी आपके कोर्सेज यहाँ पर दे रखे हैं। तो इसमें से जो मैं अच्छे कॉलेजेस आपको बता रहा था उनके नाम देख लो। 9th नंबर पे लिखा हुआ है किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी, KGMU, इंस्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल साइंसेज लखनऊ, ठीक है। तो ये आपका टॉप नंबर 1 पे इंस्टीट्यूट आता है। उसके बाद आपका LLRM मेडिकल कॉलेज मेरठ, ये वाला भी अच्छा इंस्टीट्यूट है, ठीक है। और उसके बाद जो है यहाँ पर तीसरा वाला जो है, तीसरे नंबर पर जो लिखा है डॉक्टर राम मनोहर लोहिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज लखनऊ, ये भी अच्छा इंस्टीट्यूट है। BRD मेडिकल कॉलेज भी अच्छा है। और उसके बाद जो है आपका GSVM मेडिकल कॉलेज कानपुर जो है 4th नंबर पे, ये भी आपका अच्छा कॉलेज है, ठीक है। और बाकी देख लेता हूँ कोई और अच्छा मेरे को कॉलेज दिखता है तो, ठीक है, जो काफ़ी फेमस है और जिसकी रैंकिंग वगैरह अच्छी, ठीक है। तो ये इंस्टीट्यूट्स है जो मैंने अभी आपको बताया, ये काफ़ी अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट्स हैं। बाकी ये जो नीचे इंस्टीट्यूट्स लिखे हुए हैं ये सब प्राइवेट है, ठीक है, इनके आगे लिखा हुआ है प्राइवेट, ठीक है। तो ये सारे प्राइवेट कॉलेजेस हो गए आपके, क्लियर है। और उसी तरीके से आपका नीचे फिर एक्सरे टेक्नीशियन की सीट्स के बारे में यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। तो मैं इसको स्क्रॉल कर लेता हूँ, ये अभी इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, आपको देखना हो तो इसको धीरे धीरे करके देख सकते हो, ठीक है। बाकी ये सब आपका मतलब क्रिटिकल केयर टेक्नीशियन, इन सब की सीट्स के बारे में ये दिया हुआ है। और बाकी यहाँ पर जो है ये मतलब क्या बोलते हैं, जो आपके सर्टिफिकेट्स होते हैं उनके फॉर्मेट दिए गए हैं, ठीक है। तो बाकी यहाँ पर जो है ऐसी कोई चीज़ यहाँ पर मेरे को देखने को मिली नहीं कि इन्होंने कहीं लिखा हो कि यूपी के कैंडिडेट्स सिर्फ इसमें अप्लाई कर सकते हैं। हो सकता है कि अदर स्टेट के कैंडिडेट्स भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो है मतलब सिर्फ ये चीज़ लिखी है कि उत्तर प्रदेश में निर्धारित आरक्षण के नियमों का पालन किया जाएगा, ठीक है। तो बस इतनी ही चीज़ इन्होंने लिखी है, बाकी कोई ऐसी चीज़ नहीं लिखी है कि यूपी का डोमिसाइल होना आपके पास ज़रूरी है। तो हो सकता है कि अदर स्टेट के कैंडिडेट्स यहाँ पर एलिजिबल हो। लास्ट ईयर अदर स्टेट के कैंडिडेट्स अगर किसी ने अप्लाई करा था तो वो मेरे ऐसे कॉन्टेक्ट में आया नहीं, लेकिन फिर भी देखो ये है जब आपका फॉर्म आता है इसका मैं आपको अपडेट कर दूंगा। तो अगर अदर स्टेट का कैंडिडेट कोई इंटरेस्टेड है इसमें जो अप्लाई करना चाहता है तो आप क्या करना, फॉर्म फिल करके देखना। अगर वो कहीं पर भी वहां पर आपसे डोमिसाइल वगैरह की डिटेल्स मांगता है, कुछ भी ऐसा बोलता है कि आप यूपी के रेजिडेंट हो या नहीं हो, तो आप फिर उसको छोड़ देना। अगर वो मान लो उसमें यस या नो का ऑप्शन आता है और फिर आपको प्रोसीड करने देता है तो आप फॉर्म फिल कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन बस ये है कि अगर अदर स्टेट को ये अलाउ कर रहे हैं तो अदर स्टेट के कैंडिडेट्स सिर्फ जनरल कैटेगरी से ही फाइट कर सकते हैं यहाँ पर। मान लो अगर आप किसी भी अदर स्टेट को बिलोंग करते हो, सपोज उत्तराखंड से बिलोंग करते हो और आप ओबीसी कैटेगरी में आते हो, लेकिन फिर भी आपको जो है यहाँ पर जनरल कैटेगरी में ही कंसीडर किया जाएगा, क्योंकि उन्होंने साफ साफ लिखा है कि जो आपके रिजर्वेशन के रूल्स फॉलो होंगे वो आपके यूपी के अकॉर्डिंग फॉलो होंगे, ठीक है ना। ये चीज़ क्लियर हो गई। बाकी मैंने अच्छे से चेक कर लिया आपके सामने, यहाँ पर कहीं पर भी ऐसा कुछ भी मेंशन नहीं है कि इन्होंने लिखा हो कि सिर्फ यूपी के कैंडिडेट्स ही एलिजिबल हैं, या फिर यहाँ पर आवेदन करने के लिए जो है यूपी का स्थायी प्रमाण पत्र या फिर यूपी का जो बोनाफाइड रेजिडेंट है वो होना जरूरी है, ठीक है। तो अदर स्टेट के कैंडिडेट्स मैं मानकर चलता हूँ एलिजिबल होंगे, बाकी मैं आपको फ्यूचर में बता दूंगा जब इसका फॉर्म आ जाएगा। तो तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर लो। इस वीडियो को मैं यहीं पर एंड करता हूँ। अगर इन्फॉर्मेशन आपको हेल्पफुल लगे तो प्लीज को जरूर लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लो, और कोई डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। ओके, सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।